दोस्तों, एक 13 साल की बच्ची जो अपने घर से ट्यूशन पढ़ने निकली थी, जिसके बस्ते में शायद उस दिन गणित की किताब थी, जिसके मन में शायद उस दिन कोई सवाल हल करने की चिंता थी, जिसके पापा शाम को उसका इंतज़ार कर रहे होंगे कि बेटी आएगी तो साथ में चाय पियेंगे। वो बच्ची 5 दिनों तक श्री गंगानगर के अलग अलग होटलों में बंद रही और 32 मर्दों ने उसके साथ जो किया वो सुनकर के इंसान होने पर शर्म आती है। ये सुनकर हाथ कांप जाते हैं, ये लिखते हुए कीबोर्ड पर उंगलियां रुक जाती हैं और ये बोलते हुए ज़ुबान भारी हो जाती है। लेकिन बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल फिर किसी और बच्ची के साथ यही होगा। राजस्थान के श्री गंगानगर में जो हुआ वो सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये इस पूरे सिस्टम की मौत है, ये इस पूरे प्रशासन की नाकामी है, ये हमारे समाज के मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जिसका निशान सदियों तक नहीं मिटेगा। आज इसी पर बात होगी कि आखिर ये हुआ कैसे, आखिर 32 मर्द एक जगह कैसे इकट्ठे हो गए, आखिर 5 दिनों तक कोई पुलिस वाला, कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई होटल का मालिक, कोई नज़दीक का पड़ोसी क्यों नहीं जागा। आखिर ये चूक हुई कहाँ और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। दरअसल पूरी कहानी शुरू होती है 18 जून से। उस दिन ये बच्ची अपने घर से ट्यूशन जाने के लिए निकली थी, रोज की तरह, रोज जैसे निकलती थी। कोई ख़ास बात नहीं उस दिन हुई थी, लेकिन उस दिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया कि उसका बचपन पल भर में ख़त्म हो गया। रास्ते में एक रिक्शा चालक ने उसे अगवा कर लिया और फिर उसे पैसों में बेच दिया। दोस्तों, बेच दिया, इस शब्द को दोबारा पढ़िएगा, बेच दिया। एक इंसान को, एक बच्ची को पैसे में बेच दिया गया। ये वो देश है जहां हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं। ये वो देश है जहां हम नारी शक्ति के नाम पर मंच सजाते हैं। ये वो देश है जहां चुनाव आते ही महिला सम्मान की बातें शुरू हो जाती है, और उसी देश में एक बच्ची को रिक्शा वाले ने बेच दिया। कीमत क्या थी? ये भी शायद कुछ हजार रुपए की होगी, क्योंकि इस देश में एक बच्ची की जान की कीमत कुछ हजार से ज़्यादा नहीं है। बच्ची को होटल के मालिक ने खरीदा, फिर उसे वहां बंद कर दिया गया। फिर 5 दिनों तक जो हुआ वो लिखा नहीं जा सकता है। कैसे 32 अलग अलग लोग आते रहे, कैसे उसके साथ दरिंदगी होती रही, कैसे जब वो दर्द से चिल्लाती तो उसे शराब पिला दी जाती ताकि उसकी आवाज़ न निकले। ये सब पढ़ करके आत्मा हिल जाती है। ये सिर्फ अपराध नहीं है, ये मानवता के खिलाफ युद्ध है। अब यहाँ रुक करके कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे दोस्तों। पहला सवाल ये है कि श्री गंगानगर जो एक ज़िला है, जो कोई बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर भी नहीं है, वहाँ 150 से ज़्यादा अवैध होटल कैसे चल रहे थे? इन होटलों का लाइसेंस नहीं था, इन होटलों का रजिस्ट्रेशन नहीं था, इन होटलों की कोई निगरानी नहीं थी, फिर भी ये चल रहे थे और चलने भी दिए जा रहे थे। अब ये 150 होटल कोई एक रात में तो खुल नहीं गए होंगे, तो सालों से ये किसकी सरपरस्ती पर चल रहे थे? कौन इनसे हफ्ता वसूली कर रहा था? कौन थाने में इनका पक्ष लेता था? कौन प्रशासन में इनकी फाइलें दबाता था? ये वो सवाल है जिनका जवाब कोई नहीं दे रहा है। दूसरा सवाल यह है कि जब ये बच्ची 5 दिनों तक इन होटलों में बंद थी तो होटल के स्टाफ को क्या पता नहीं था? वहां की सफाई करने वाली को क्या पता नहीं था? पड़ोसी होटल वालों को क्या पता नहीं था? आसपास के दुकानदारों को पता नहीं था? सबको पता था, लेकिन सब चुप थे। क्यों चुप थे? क्योंकि इस देश में गवाही देने वालों को इनाम नहीं मिलता। इस देश में गवाही देने वालों पर ही केस डाल दिए जाते हैं। इस देश में जो सच बोलता है उसकी जिंदगी खतरे में डाल दी जाती है। तीसरा सवाल यह है कि पुलिस कहाँ थी? थाने की गश्त कहाँ थी? बीट कांस्टेबल कहाँ थे? हर होटल की जांच का कोई सिस्टम है कि नहीं? क्या कोई निगरानी नहीं होती? क्या पुलिस को इन होटलों में क्या हो रहा है इसकी कोई भनक नहीं थी? अगर नहीं थी तो पुलिस अयोग्य है, और अगर थी तो पुलिस इस अपराध में साझेदार है। दोनों ही स्थितियों में पुलिस पर सवाल है दोस्तों। अब इस पूरे मामले में एक बहुत हैरान करने वाली जानकारी भी सामने आई है। जो मुख्य आरोपी में से एक है उसका नाम है मोहम्मद रजा दर, और ये पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक दर का रिश्तेदार बताया जा रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है, और इस पर अलग से एक बड़ी जांच होनी चाहिए कि यह आदमी भारत में क्या कर रहा था, कैसे यहाँ आया, कब आया, किसके संरक्षण में यहाँ रह रहा था। ये सारे सवाल जांच एजेंसियों को खंगालने चाहिए। अब जब ये पूरा मामला सामने आया है तो ये पूरा श्री गंगानगर सुलग उठा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, गुस्सा फूट पड़ा है। पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर खुद प्रदर्शन में पहुंचे हैं, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इन दोषियों को फांसी से कम कुछ नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर तेजी से न्याय नहीं मिला तो पूरे राज्य में आंदोलन खड़ा किया जाएगा।
स्थानीय लोगों ने मांग की है कि हर उस अवैध होटल को तुरंत बंद कर दिया जाए जो बिना लाइसेंस के चल रहा है। ये मांग सबसे बुनियादी है। ये वो मांग है जो सालों पहले ही मान ली जानी चाहिए थी। तब शायद ये बच्ची इस दरिंदगी से बच जाती, लेकिन अब पछतात होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। प्रशासन ने भी दिखावे के लिए बुलडोजर चला दिया, चारों होटलों को गिरा दिया। अब सोचिए, ये जो बुलडोजर वाली राजनीति है ना, ये सब जगह चलती है सिवाय असली अपराध रोकने के। बुलडोजर चलाना बहुत आसान है, बुलडोजर चला करके तस्वीरें खिंचवाना और भी आसान है, बुलडोजर चला करके मीडिया में हेडलाइन बनवाना सबसे आसान है। लेकिन असली सवाल यह है कि ये होटल इतने सालों से चल कैसे रहे थे। अब बुलडोजर चलाने से बच्ची की तकलीफ कम तो नहीं हो जाएगी? अब बुलडोजर चलाने से 32 मर्दों की दरिंदगी वापस हो जाएगी क्या? अब बुलडोजर चलाने से उस मासूम का बचपन वापस आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। इसीलिए बुलडोजर सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, यह सिर्फ जनता के गुस्से को शांत करने का एक तरीका है। असली काम तो यह होना चाहिए था कि सारे अवैध होटलों की सूची बनती, हर एक की जांच होती, हर एक का लाइसेंस वेरीफाई होता। यह काम बुलडोजर से नहीं होता, यह काम पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी से होता है। लेकिन ईमानदारी कहां है इस सिस्टम में? अभी तक 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें होटल मालिक, मैनेजर और अन्य लोग शामिल हैं। बाकी की तलाश जारी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले में सुनवाई की है और तेजी से जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। चार्जशीट जल्दी दाखिल करने की बात की गई है, ट्रायल जल्दी शुरू कराने की मांग की गई है। लेकिन इस देश में जल्दी शब्द का क्या मतलब है, ये सब जानते हैं। निर्भया केस याद कीजिए, वो घटना 2012 की थी, आरोपियों को फांसी 2020 में हुई। 8 साल लगे, 8 साल तक निर्भया का परिवार अदालतों के चक्कर काटता रहा, 8 साल तक हर तारीख पर अपने दर्द को कुरेदता रहा, 8 साल तक इंसाफ का इंतजार करता रहा। अगर यही जल्दी है इस देश की, तो दोस्तों भगवान ही मालिक है। इस बीच लोगों में जबरदस्त गुस्सा, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मांग कर रहे हैं कि जैसे बंगाल में एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ था, वैसे ही इन 32 लोगों का भी एनकाउंटर हो जाए। अब ये मांग समझ में आती है, क्योंकि जब कानून की प्रक्रिया इतनी धीमी हो, जब न्याय मिलने में बरसों लग जाते हों, जब पीड़िता को ही सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाता हो, तो जनता का सब्र टूट जाता है और वो त्वरित न्याय की मांग करने लगती है। लेकिन इस पर एक ठंडे दिमाग से भी सोचना जरूरी है हम लोगों को। एनकाउंटर एक भावनात्मक जवाब है, इससे तत्काल संतुष्टि तो मिलती है, लेकिन इससे बड़ी समस्या का इलाज नहीं होता। अगर एक दिन 32 लोगों का एनकाउंटर हो भी गया, तो क्या अगले महीने किसी और शहर में यह घटना नहीं होगी? क्या अगले महीने किसी और बच्ची के साथ यह नहीं होगा? नहीं रुकेगा। जब तक बुनियादी सुधार नहीं होगी, तब तक यह नहीं रुकेगा। जब तक अवैध होटल बंद नहीं होंगे, जब तक पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगी, जब तक स्कूल कॉलेजों में बच्चियों को अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं सिखाया जाएगा, जब तक हमारा समाज अपनी सोच नहीं बदलेगा, तब तक ये सब चलता रहेगा। दोस्तों, इस पूरे मामले में जो सबसे दुखद बात है वो ये है कि ये अकेली घटना नहीं है। ठीक कुछ ही दिन पहले दिल्ली में एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने हुई थी। एक 10 साल की बच्ची जो फुटपाथ पर सो रही थी, उसे एक कैब ड्राइवर ने अगवा किया, उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। 2 बच्चियां, एक हफ्ता, 2 अलग अलग राज्य, लेकिन एक ही खौफनाक हकीकत। यह हकीकत उन बच्चियों की है जो गरीब हैं, जो बेघर हैं, जो असुरक्षित हैं, जो सुरक्षित नहीं हैं, जो सिस्टम की हर दरार से नीचे गिर जाती हैं। यह हकीकत बताती है कि इस देश में सबसे कमज़ोर लोगों को कोई नहीं देखता है। इस देश में जिसके पास पैसा है, ताकत है, रसूख है, वो सब सुरक्षित है, लेकिन जो गरीब है वो हर पल असुरक्षित है। ये वो सच है जिस पर पर्दा डालने के लिए बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं। ये वो सच है जिस पर पर्दा डालने के लिए बड़े बड़े इवेंट किए जाते हैं, लेकिन ये सच बार बार बाहर आ जाता है, क्योंकि हकीकत छिपाई नहीं जा सकती। अब यहाँ पर एक तंज मारने वाली बात कहनी है। आप देखिए, इस देश के नेताओं की एक खास आदत है, जब कोई ऐसी घटना होती है तो पहले दिन कुछ नहीं बोलते, ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दूसरे दिन जब मीडिया में शोर मचता है तो एक ट्वीट कर देते हैं कि यह घटना निंदनीय है। तीसरे दिन कहते हैं कि जांच के आदेश दे दिए जा चुके हैं। चौथे दिन कहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। 5वें दिन कोई और मुद्दा आ जाता है और सब भूल जाते हैं। 10 दिन बाद फाइल किसी अलमारी में बंद हो जाती है। महीने भर बाद कोई नई घटना हो जाती है और फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। ये जो मानसिकता है ना, ये इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है। इसीलिए ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं, इसीलिए दरिंदे बेखौफ घूम रहे हैं, इसीलिए बच्चियां हर रोज शिकार बन रही हैं। अगर एक घटना पर सिस्टम ने सचमुच सख्त कार्रवाई की होती, अगर एक भी केस में समय पर फांसी दे दी होती, अगर एक भी मामले में पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो जाती जिनकी लापरवाही से ये सब कुछ हुआ है, तो शायद बाकी जगह भी लोग डरते। लेकिन डर नहीं है, क्योंकि सजा नहीं है।
सजा नहीं है, क्योंकि सिस्टम कमजोर है। सिस्टम कमजोर है क्योंकि हम सब मिलकर के उसे मजबूत बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। अब इस पूरे मामले में कुछ बुनियादी काम है जो हर हाल में होने चाहिए थे। पहला काम यह है कि सारे 32 आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हो और उन्हें 6 महीने के अंदर सजा मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, कोई तारीख पर तारीख नहीं, कोई देरी नहीं। दूसरा काम यह है कि श्री गंगानगर के सारे अवैध होटलों को सील कर दिया जाए और उनके मालिकों पर मामला दर्ज हो। बुलडोजर चलाना और तस्वीर खिंचवाने से कुछ नहीं होगा, कानूनी कार्रवाई जरूरी है। तीसरा काम यह है कि उस थाने में जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, जितने भी अफसर थे, उन सबको निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ जांच बैठाई जाए कि ये सब उनकी नाक के नीचे कैसे हुआ। चौथा काम यह है कि पीड़ित बच्ची और उनके परिवार को सरकार पूरा संरक्षण दे, उन्हें आर्थिक मदद दे, बच्ची का इलाज करवाए, उनकी काउंसलिंग करवाए, उनकी पढ़ाई दोबारा शुरू हो सके, इसकी व्यवस्था करे। पांचवा काम यह है कि पूरे राजस्थान में और पूरे देश में ऐसे अवैध होटलों की जांच हो। यह सिर्फ श्री गंगानगर की बात नहीं है, हर जिले में हो रहा है दोस्तों, हर शहर में हो रहा है। इसका इलाज अगर एक जगह होगा तो बाकी जगह चलता रहेगा। ये सारे काम अगर एक साथ हों तो शायद कुछ बदलाव आ सकता है, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि इसमें सरकार को मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें पुलिस को अपना काम करना पड़ेगा, इसमें प्रशासन को ईमानदार होना पड़ेगा, और ये तीनों काम इस देश में सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अब बात करते हैं एक और अहम पहलू की। ये जो पूरी घटना है इसकी मीडिया कवरेज कैसे हुई है, ये भी देखने वाली बात है। बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल इस पर उतनी चर्चा नहीं कर रहे हैं जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। कुछ चैनल तो पूरी तरह चुप हैं। क्यों चुप हैं, ये सोचने वाली बात है। ये चैनल तब हर बात पर घंटों बहस करते हैं जब मामला मंदिर मस्जिद का हो। ये चैनल तब हर बात पर घंटों बहस करते हैं जब मामला हिंदू मुसलमान का हो। ये चैनल तब हर बात पर घंटों बहस करते हैं जब कोई विदेशी नेता आ जाए। लेकिन जब एक बच्ची के साथ एक ये ऐसे इस तरीके का जघन्य अपराध हुआ हो, यही चैनल एक कोने में खबर दिखा करके आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये खबर सरकार के लिए असहज है। ये खबर बताती है कि बीजेपी शासित नहीं, यहाँ तो कांग्रेस शासित राजस्थान में ही हुआ है। लेकिन असल दर्द ये है कि ये पूरे देश की समस्या है, ये किसी एक पार्टी की नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, अगर व्यवस्था कमज़ोर है तो अपराधी बेखौफ रहते हैं। इसीलिए इस पूरी घटना पर राजनीति करने से कुछ नहीं होगा, इस पर बुनियादी बदलाव की बात करनी होगी। तो कुल मिलाकर के बात यह है दोस्तों कि श्री गंगानगर की ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये एक ऐसा हादसा है जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। ये बताता है कि इस देश में एक बच्ची कितनी असुरक्षित है। ये बताता है कि इस देश में अवैध कारोबार कैसे फल फूल रहा है। ये बताता है कि इस देश में पुलिस और प्रशासन कैसे सोए हुए हैं। ये बताता है कि इस देश में मीडिया कैसे अपनी असली जिम्मेदारी से भाग रही है। ये बताता है कि इस देश में हम सब कैसे एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहां इंसानियत रोज़ थोड़ी थोड़ी मरती जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या हम अब भी नहीं जागेंगे? क्या हम अब भी चुप बैठे रहेंगे? क्या हम अब भी सिर्फ ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे? अगर सचमुच कुछ बदलना है तो हर स्तर पर आवाज़ उठानी होगी। अपने इलाके में अगर कोई अवैध होटल है तो पुलिस को सूचना दीजिए। अपने आसपास अगर कोई बच्ची अकेली दिख रही है तो परेशान है तो मदद कीजिए उनकी। अपने बच्चों को यह सिखाइए कि किसी अजनबी पर तुरंत भरोसा न करें। अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए। ये छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव की तरफ ले जा सकते हैं। अब इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सारे 32 आरोपियों को जल्दी से जल्दी कठोर सजा मिलनी चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि उन पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी लापरवाही से यह सब कुछ हुआ है? क्या आपको भी लगता है कि अवैध होटलों के इस पूरे धंधे की जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह सिर्फ एक बच्ची का मामला नहीं है, यह पूरे देश की बच्चियों का मामला है। हर बच्ची किसी की बेटी है, किसी की बहन है। हर बच्ची का इस देश में सुरक्षित रहने का उतना ही हक है जितना किसी और का है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बात हर घर तक पहुँचे, हर उस माता पिता तक पहुँचे जिनकी बेटी अकेले कहीं जाती है, हर उस समाज तक पहुँचे जो अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए चिंतित है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।